26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है स्पेस टेक्नोलॉजी। अभी हाल ही में जो है इंडिया का न्यू स्पेस पॉलिसी लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया? तो 20 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया और ऑब्जेक्टिव बताया था लास्ट क्वेश्चन में क्या है, स्पेस डोमेन में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक रेगुलेटरी सर्टेनिटी देना है, प्रिडिक्टेबल रेगुलेशंस देना है। मेन फीचर क्या क्या रहेगा स्पेस पॉलिसी का वो देखिए। ओवर आर्किंग है, कॉम्पोजिट है और डायनामिक फ्रेमवर्क है। दूसरा पॉइंट, जो भारत का स्पेस प्रोग्राम है उसको एक दिशा दे रहा है। तीसरा, जितने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं सबके लिए अलग अलग और स्पेसिफिक रोल तय किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ये इंश्योर कर रहा है कि भारत का जो पार्टिसिपेशन है स्पेस डोमेन में वो बढ़े। और नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेटिंग टेक ट्रांसफ़र एंड फोस्टरिंग इनोवेशन थ्रू पीपीपी मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के थ्रू से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इनोवेशन फोस्टर करने का इसके अंदर गाइडलाइंस बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द मेजर स्टेक होल्डर्स मेंशन्ड इन द इंडियन स्पेस पॉलिसी। तो कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर? गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, इसरो है, इन स्पेस है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL है, प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक रोल क्या दिया गया है गवर्नमेंट और इसरो को अंदर इंडियन स्पेस पॉलिसी 23। तो सरकार को क्या दिया गया है? R&D और स्टार्टअप्स को प्रमोट करना है, एक प्रिडिक्टेबल और स्टेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंश्योर करना है और इस बात को इंश्योर करना है कि स्पेस जो है ओवरऑल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए एक ड्राइवर की तरह काम करे। इसरो के लिए क्या क्या दिया है देखिए, R&D में फोकस करना है, जितने उसके टेक प्रोडक्ट्स हैं, प्रोसेस हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ शेयर करना है और ओपन डाटा एक्सेस जो है उसको इनेबल करना है। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करना है, अभी गगनयान जाने वाला है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लॉन्ग टर्म रोड मैप तैयार करना है, किसके लिए, क्यों? क्योंकि सस्टेन्ड ह्यूमन प्रेजेंस हो स्पेस के अंदर, आना जाना की बात नहीं करना है, वहाँ पे रहिए 2 साल भर एक्सपेरिमेंट करिए। 28, नोडल डिपार्टमेंट कौन है भाई ये इंडियन स्पेस पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का? तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए क्या रोल तय किए गए हैं कि जितने कॉमर्शियल सर्विसेज हैं ना, स्पेस आधारित कॉमर्शियल सर्विसेज, वो उसका डिलीवरी कीजिए। एस्टैब्लिश एंड ऑपरेट सेटेलाइट कंट्रोल स्टेशंस जो है होते हैं ग्राउंड पे, उसको ऑपरेट करना है, कंट्रोल करना है। जो रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट सिस्टम है उसको बिल्ड करना, ऑपरेट करना है। जितनी टेक्नोलॉजी है उसको कमर्शलाइज करना है इसके डोमेन में, ये दिया गया इसका काम। फिर सेटेलाइट रिसोर्सेज का जो रिकवरी है ना वो करना है। फिर देखिए, हु इज़ अ सिंगल विंडो एजेंसी फॉर ऑथराइजेशन ऑफ स्पेस एक्टिविटीज़ बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़। नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ के लिए जितने प्रोग्राम स्पेस एक्टिविटीज़ है उसको ऑथराइज सुपरवाइज ये कौन करेगा? ये है इन स्पेस। इन स्पेस जो है एक स्टेक होल्डर है इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 के तहत। फिर देखिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कमर्शलाइजिंग ऑफ स्पेस टेक एंड प्लेटफॉर्म्स क्रिएटेड थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये किसको रोल मिला हुआ है? ये मिला हुआ है NSIL को, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर से, ठीक है, पब्लिक खर्च से जितने स्पेस टेक्नोलॉजी या प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं उसको कमर्शलाइज करने का जिम्मेदारी किसको दिया है? NSIL को। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये है जियो स्टेशनरी वर्सेस जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। क्या डिफरेंस है? तो जो जियो स्टेशनरी है और जियो सिंक्रोनस है, सबसे पहले इसमें समझिए
कि जितने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हैं सभी के सभी जियो सिंक्रोनस हैं, लेकिन सारे जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी नहीं हैं। एक स्पेसिफिक ऑर्बिट होगा जियो सिंक्रोनस के अंदर जो जियो स्टेशनरी कहलाता है। अब बात समझिए, ये ग्रीन वाला जो आ रहा है सर्कल एलिप्टिकल दिख रहा होगा आपको, इसका जो है इक्वेटर का प्लेन से कुछ इंक्लाइनेशन दिख रहा होगा। तो जितने इंक्लाइनेशन वाले प्लेन है सब क्या है आपके जियो सिंक्रोनस। बट ध्यान रखना है कि डिस्टेंस इसमें होना चाहिए 35 से 36,000 किलोमीटर, दोनों में, स्टेशनरी में भी और सिंक्रोनस में, क्योंकि स्टेशनरी कुछ और अलग नहीं है, सिंक्रोनस का ये एक टाइप है। ठीक है, एप्लीकेशन का डिफरेंस देखिए, जो स्टेशनरी वाला है वो बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग टेलीकम्युनिकेशन इसके लिए किया जाता है, जो सिंक्रोनस है वो नेविगेशन के लिए है ना, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, ये सब के लिए किया जाता है। क्योंकि जो आपका टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग है उसमें कंटिन्यूअस आपको नेटवर्क चाहिए होता है एक जगह पे, एक एरिया के अंदर, इसलिए उसमें स्टेशनरी में रखा जाता है। क्या सिंक्रोनस से कर सकते हैं टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग? कर सकते हैं, लेकिन उसमें बार बार आपको एंटीना मूव करते रहना पड़ेगा, बहुत खर्चा आ जाएगा उसमें। ठीक है, और इतने बैंड से की अवेलेबिलिटी भी नहीं होती है। ओके, तो ये समझ गए जियो सिंक्रोनस को हम ब्रॉडकास्टिंग में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि भाई एंटीना कॉस्ट बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि बार बार मूव करना पड़ेगा। लेकिन थ्योरेटिकली हाँ कर सकते हैं, बट नहीं करते हैं प्रैक्टिकली, है ना, क्योंकि एंटीना मूवमेंट रिक्वायर्ड रहेगा, कॉस्टली हो जाएगा, सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वेरी करेगा आपको टाइम के साथ, स्पेस के साथ उसमें। ठीक है, चंद्रयान 2 के लिए जो लॉन्च व्हीकल यूज किया उसका क्या नाम है? तो GSLV Mark 3, ये ध्यान दीजिए, GSLV Mark 3 है। कौन सा? GSLV Mark 3। चंद्रयान 3 के लिए कौन सा स्पेस सेंटर से कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से, सतीश धवन स्पेस सेंटर। फिर आपको बताना है कि जो चंद्रयान 3 में पेलोड्स हैं, ठीक है, और उनका क्या एप्लीकेशन है उस पर चर्चा करना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए 3 तरह के पेलोड है उसमें, लैंडर है, रोवर है और प्रोपल्सन मॉड्यूल है। तो लैंडर में कौन कौन है? रंभा है, उसका काम क्या है? सरफेस प्लाज्मा ये सब को चेक करना। एक है चास्ट करके, है ना, उसका काम क्या है कि सरफेस का थर्मल प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करेगा। और एक है ILSA, इसका काम क्या है? सिज्मिक एक्टिविटी जो हो रहा है चंद्र के ऊपर उसका मेजरमेंट वगैरह करेगा। दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है रोवर वाला, उसमें 2 पेलोड्स हैं, एक है APXS और एक है LIBS। ठीक है, जो APXS है, ठीक है, इसका ये क्या करेगा कि मिनरल और केमिकल कंपोजिशन पता करेगा। और जो LIBS है यानी कि लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन सिस्टम, वो क्या करेगा? एलिमेंटल कंपोजिशन यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये। और APXS क्या करेगा? मिनरल और केमिकल कंपोजिशन। फिर एक प्रोपल्सन मॉड्यूल में भी लगा के रख दिया है पेलोड, वो है स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्रिक सिग्नेचर ऑफ प्लैनेट अर्थ। ये पता करेगा कि स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्रिक सिग्नेचर ऑफ प्लैनेट अर्थ। स्पेक्ट्रो मतलब कि वो लाइट के साथ जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो किस तरह का, उससे मालूम पड़ जाएगा क्या पैटर्न है। और पोलारिमेट्री मतलब पोलराइजेशन कैसे चल, पोलराइजेशन एक प्रॉपर्टी है ना, कि लाइट का ओरिएंटेशन कैसे चल रहा है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है EMW का ओरिएंटेशन पता करते हैं। ठीक है, और यहाँ से पता करते हैं कि क्या बिहेवियर है उसके स्ट्रक्चर का, सरफेस का, लेयर का। ये पोलारीमीटर बोलते हैं। एक होता है स्पेक्ट्रोमीटर जो लाइट का एब्जॉर्बिशन और एमिशन वाले प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। ठीक है, ये दोनों करेगा, स्पेक्ट्रो और पोलारीमेट्रिक सिग्नेचर ऑफ किसका? तो अर्थ का। ठीक, ओके, अगला देखिए क्वेश्चन, व्हाट आर द सॉफ्ट लैंडिंग चैलेंजेज एंड हाउ चंद्रयान 3 टैकल्ड। तो चैलेंज देखिए क्या क्या था? डिफ़िकल्ट टेरेन था, डेफिनेट बात है। डिस्टेंस का चैलेंज है, डिस्टेंस मतलब यहाँ से डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस की लॉन्चिंग जो चंद्रयान 3 पे जो लॉन्च करेगा, गिरेगा, उसका डिस्टेंस। तीसरा स्पीड का डिस्टेंस, और चौथा है आपका डस्ट वगैरह इसका का डिस्टेंस। तो डिफ़िकल्ट टेरेन के लिए क्या सॉल्यूशन निकाला गया कि एरिया बढ़ा दिया गया लैंडिंग साइट का। ठीक है, पहले कितना था? 500 बाय 500 मीटर का था, अब 4 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर का एरिया चूज किया गया है ना। क्योंकि होता क्या है कि जब एब्रप्ट चेंज आता है ना सरफेस के अंदर, छोटा सरफेस एब्रप्ट चेंज आएगा सरफेस में, तो सेंसर मैल फंक्शन कर जाएगा, सेंसर पता ही नहीं कर पाता वो चीज़। तो उसके लिए क्या किया गया? एरिया को थोड़ा बढ़ा दिया गया कि एब्रप्ट चेंज आएगा भी तो काफ़ी बड़े एरिया के अंदर आएगा, तो उतना कैलकुलेशन सही रहता है सेंसर का।
और ये डिस्टेंस, स्पीड, ये सब के लिए क्या किया गया कि लैंडिंग वेलोसिटी को बढ़ा दिया गया, है ना। फिर जो थ्रस्टर्स है ना, उसको इम्प्रूव किया गया। टेस्टिंग्स को बढ़ाएंगे, जैसे लेग कितना स्ट्रेंथ है उसके अंदर, है ना, क्योंकि लेग क्रैश नहीं करना, गिरेगा तो क्रैश का चांसेस रहता है। अब देखिए साउथ पोल को ही क्यों चुना गया था चंद्रयान में। तो साउथ पोल क्यों चुन किया गया था कि साउथ पोल जो है वो अनडिस्टर्ब्ड रीजन है, वहाँ पे सोलर सिस्टम का जो है ओरिजिन मालूम कर सकते हैं आप। सनलाइट वहाँ अभी तक टच नहीं किया इसीलिए। फिर देखिए वहाँ पे क्या है कि परमानेंटली शैडोड रीजन है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि वहाँ पे एनफ वाटर की पॉसिबिलिटी है वहाँ पे। तीसरा पॉइंट देखिए, अनटैप्ड रिसोर्स ऑफ एसेंशियल रिसोर्स है, जैसे हाइड्रोजन, अमोनिया है, मेथेन है, ठीक है, इन सबको टैप करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, चंद्रयान 3 ने कौन कौन से माइलस्टोन अचीव किए हैं। तो सबसे पहला ये सैटेलाइट है जो कि नियर साउथ पोल लगभग 70 डिग्री के इक्वेटर पे पहुंचा है, सॉरी 70 डिग्री का जो आपका लैटिट्यूड है वहाँ पहुंचा है। और सॉफ्ट लैंडिंग करने में, मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला ये चौथा सैटेलाइट है, चौथा को ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। इससे पहले यूएस, फिर रसिया और चाइना कर चुका है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाई L1 चूजन फॉर आदित्य L1 मिशन एंड व्हाट आर अदर लैग्रेंजे पॉइंट्स। अभी बहुत न्यूज में होगा लैग्रेंजे, आदित्य L1 मिशन, आदित्य L1 मिशन। तो ये क्या होता है लैग्रेंजे पॉइंट, है ना, एल से है, यहाँ पे एल का मतलब है लैग्रेंजे, जो एल है यहाँ पे लैग्रेंजे इसका मतलब है, ठीक है। तो बेसिकली आप सन और अर्थ सिस्टम में देखिएगा तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे सन के द्वारा ग्रेविटेशनल पुल और अर्थ के द्वारा ग्रेविटेशनल पुल दोनों इंटरैक्ट करके जीरो फोर्स यानी बनाता है, ठीक है, एक दूसरे। तो वहाँ पे आप जब ऑब्जेक्ट रखिएगा तो वो क्या करेगा, वो बैलेंस रहेगा, है ना, बैलेंस रहेगा, स्टेबल रहेगा वहाँ पे। तो कितने लैग्रेंज पॉइंट है देखिए, 5 लैग्रेंज पॉइंट है, किसके लिए, सन अर्थ सिस्टम में। सन अर्थ सिस्टम में 5 लैग्रेंज पॉइंट बनते हैं, जहाँ पे रखने पे ऑब्जेक्ट को, जहाँ पे रखने पे, ठीक है, क्या होगा, वो अस्थिर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स सन और अर्थ का क्या करेगा, दूसरे को नलीफाई करेगा। तो आदित्य L1 को हम कहाँ रखे हैं, L1 लैग्रेंज, L1 क्लियर ही, L1 लैग्रेंज में, L1 L2 L3 अनस्टेबल पॉइंट है, L4 L5 क्या स्टेबल पॉइंट है, ठीक है। लैग्रेंज पॉइंट बता दिया कि वो पॉइंट है जहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वहाँ पे इसको कैंसिल करेगा और ऑब्जेक्ट जो है स्टे करेगा, है ना। वहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलने का चलते वो मोशन करता है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। मतलब आप ये थोड़ा सा इक्वेशन समझ लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg वाला, Fg मतलब ग्रेविटेशनल, Fg मतलब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये mv² सेंट्रीपिटल फोर्स है ना। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर देता है, जिसे बोलते हैं L1 पे, ओके। एक और बताइए जो L2 पे रखा गया है वो कौन सा है, बताइए। L1 पे रखने से एक फ़ायदा ये भी है कि ये कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन, देखिए ये सन है आपका, ये सन है, इसका कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए आदित्य L1 मिशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो क्रोमोस्फेयर का जो डायनामिक्स है उसको स्टडी करेगा, ठीक है। फिर क्रोमोस्फेयर और कोरोनल हीटिंग का स्टडी करेगा, जितने लेयर्स है सन के अंदर उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है वो सब स्टडी करेगा, ठीक है। और स्पेस वेदर कैसे ड्राइव होता है ना, सन के द्वारा, सन के इफेक्ट से स्पेस वेदर कैसे प्रभावित होता है वो चीज़ स्टडी करेगा। क्वेश्चन नंबर 42, कितने पेलोड्स लगाए गए इसके अंदर ये बताइए। 7 पेलोड्स हैं, किसमें, आदित्य L1 मिशन में। 4 तो रिमोट सेंसिंग है, 3 इन सिटू एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आदित्य L1 मिशन में लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज किया गया है, PSLV C57, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57। क्वेश्चन नंबर 44, अच्छा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हम क्यों प्रेफर करते हैं, जहाँ जहाँ देखिएगा हर जगह IR स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखा रहेगा, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इंफ्रारेड जो होता है वो डस्ट, गैस, ये सबको इजीली पेंट्रेट कर देता है। और बहुत सारे ऐसे हमारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो IR स्पेक्ट्रम में ही लाइट को इमिट एब्जॉर्ब कर रहे हैं,
इसीलिए हम क्या करते हैं, आयर स्पेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, मार्स ऑर्बिटर मिशन को किस से लॉन्च किया गया था? तो PSLV C-25 से। मार्स ऑर्बिटर मिशन का क्या टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट रहा? क्वेश्चन नंबर 49, मार्स ऑर्बिटर मिशन का क्या टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट रहा? तो इसने क्या किया, जो अंडरस्टैंडिंग कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेज इन मार्सन एक्जोस्फीयर है ना, जो मार्सन का जो बाहर वाला एटमॉस्फेयर है, एक्जोस्फीयर है, उसमें गैसेज के कॉम्पोजिशन का स्टडी करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, इसका डिस्कवरी ऑफ सुप्रा थर्मल आर्गन 40 एटम। ठीक है, यही बताता है कि कैसे एटमॉस्फेयर वहाँ से स्केप कर गया, है ना। हमारे एटमॉस्फेयर जो है वो स्टेबल है ना जी, स्केप ग्रेविटेशन जीरो हो जाएगा तो सब निकल जाएगा यहाँ पर, या कम ग्रेविटेशन में सारा एटमॉस्फेयर ही ख़त्म हो जाएगा। तो एटमॉस्फेयर कैसे वहाँ पे स्टेबल है वो ख़त्म हुआ, आर्गन 40 एटम के डिस्कवरी से पता लगेगा। फिर फोटोग्राफ्ड फार साइड ऑफ डेलमॉस। डेलमॉस क्या है? तो ये मून के एक बहुत सारे मार्स में से एक मार्स है डेलमॉस, है ना, उसका फोटोग्राफी किया। फिर पोलर आइस का टाइम वेरिएशन कैप्चर किया, ऑल्बिडो इफेक्ट कितना हो रहा था वहाँ पे पता करने के लिए। अब देखिए इंडिया में कितने तरह के लॉन्च व्हीकल यूज किए जाते हैं, क्या क्या उनके स्टेजेस हैं, कितना पेलोड कैपेसिटी है, वो देखते हैं। PSLV है तो वो 4 स्टेज का है, GSLV है तो 3 स्टेज का है, GSLV Mark 3 है तो वो 3 स्टेज का है, और शॉर्ट ये है स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना, वो खुद 110 टन का है और ये 3 स्टेज का है। तो PSLV में 4 स्टेज कौन कौन सा है? तो पहला सॉलिड है, तीसरा भी सॉलिड है, और बाकी दूसरा और चौथा क्या है? लिक्विड है। फिर GSLV Mark 2 में क्या है? तो 3 स्टेज है, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक अपर स्टेज वाला है। Mark 3 में तो ये भी 3 है, पहला लिक्विड, दूसरा सॉलिड, ठीक है, और उसके बाद क्रायोजेनिक अपर स्टेज है। ये स्मॉल सेटेलाइट वाले में तीनों सॉलिड हैं। PSLV का लॉन्च के पेलोड कितना है? तो अगर आपको 1750 kg है, अगर आपको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च करना है तो 1750 किलो तक कर सकते हैं, और अगर जियो सिंक्रोनस में करना है तो 1425 किलो तक कर सकते हैं। फिर देखिए आप, Mark 3 को 2250 kg तक ले सकता है जियो ट्रांसफर ऑर्बिट तक, और लो अर्थ ऑर्बिट में तो ये 6 टन तक का ले जा सकता है। और Mark 3 जो है वो जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में 4 टन तक ले जा सकता है, जबकि लो अर्थ ऑर्बिट में ये 8 टन लेके जा सकता है। जो SSLV है आपका, ये 500 किलोग्राम तक जो है लेके जा सकता है, और 500 किलोमीटर तक ही लेके जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट में, 500 किलोमीटर तक। जियो ट्रांसफर ऑर्बिट का क्या पर्पस होता है? सेटेलाइट को ट्रांसफ़र करने के लिए बस ऑर्बिट यूज किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ SSLV? तो 500 किलोग्राम अप टू 500 किलोमीटर, इनकी लो अर्थ ऑर्बिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, GSLV Mark 3 में कितने स्टेज हैं? 3 स्टेज हैं, पहला लिक्विड, दूसरा सॉलिड, तीसरा क्रायोजेनिक अपर स्टेज। पोएम 2 के लिए कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज किया गया था? PSLV C-55 मिशन, C-55। पोएम 3 के लिए PSLV C-58। ये पोएम 3 क्यों न्यूज में रहा है? क्योंकि जीरो डिबेरिस स्पेस में हो रहा है, वापस री एंट्री कर दिया, जीरो डिबेरिस रहा है स्पेस के अंदर। स्पेस में डिबेरिस एक बहुत बड़ा चैलेंज है, स्पेस टूरिज्म के लिए भी और सैटेलाइट लॉन्चिंग में भी। PSLV C-55 किस में यूज किया गया है? तो पोएम 2 में। क्या इसका विशेषता है? तो पहला सोलर पैनल पावर्ड 4th स्टेज है इसके अंदर। 55th क्वेश्चन, इसरो का अटेम्प्ट बताइए कि वो लो कॉस्ट पे कैसे स्पेस एक्सेसिबिलिटी को प्रमोट कर रहा है ना। लो कॉस्ट पे स्पेस एक्सेसिबिलिटी प्रमोट करने के दिशा में इसरो का क्या अटेम्प्ट रहा है? तो देखिए, एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम चलाता है ये, है ना। एक बार लॉन्च व्हीकल भेजे, वही लॉन्च व्हीकल वापस आया, फिर से वही गया। ठीक है, तो इस दिशा में इसका अभी प्रोग्राम चल रहा है।
नाविक सिस्टम, तो नाविक सिस्टम बताए नेविगेशनल सेटेलाइट। ये सेटेलाइट हमने जो लॉन्च किया है वो कॉन्स्टलेशन ऑफ 7 सेटेलाइट है, 7 सेटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है। इसका प्रयोग क्या है, नेविगेशन में किया जाता है। इसका पहले का नाम था इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम। 7 सेटेलाइट के अंदर 3 तो जियो स्टेशनरी में है और 4 जो है वो जियो सिंक्रोनस के अंदर है। इसका सेकेंड जनरेशन भी लॉन्च हुआ है, जिसका NVS-1 नाम दिया गया है। एप्लीकेशन क्या है इसका, नेविगेशन में कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में कर सकते हैं, व्हीकल ट्रैकिंग में कर सकते हैं, GPS में इंटीग्रेशन कर सकते हैं मोबाइल के साथ। एक न्यूज में देखिए स्पेस मिशन निसार रहा है, ठीक है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। किस किस का रहा है, इसरो नासा का रहा है, नाम से स्पष्ट है। रडार यूज किया गया है 2 बैंड में, S बैंड में और L बैंड में। S बैंड में किसने यूज किया है भाई, और L बैंड में किसने यूज किया है। L बैंड में नासा का उसमें है रडार और S बैंड में इसरो का उसमें है, दोनों साथ में है। इसलिए समझिए कितना हाई एफिशिएंसी हुआ उस चीज़ का। 5 साल तक S बैंड यूज होता रहेगा। L बैंड वाला जो नासा का है वो 3 साल तक यूज होगा। L बैंड की क्या खासियत है, S बैंड की क्या खासियत है। L बैंड जो है वो आपको किसी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन, चाहे रेन हो क्लाउड हो, उसमें आराम से काम करेगा, बढ़िया से काम करता है। जो S बैंड है, ठीक है, जो इसरो का है, उसका क्या विशेषता है कि ये हाई डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होगा। इसके बाद देखिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है, JWST। इसका देखिए किस किस के बीच कोलैबोरेशन हुआ है इसमें, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी। मिशन के गोल क्या क्या हैं, तो जितना आपका पुराना वाला गैलेक्सी है ना, फर्स्ट गैलेक्सी का पता करना जैसे, ठीक है, फिर गैलेक्सी कैसे इवॉल्व हुआ वो पता करना है, ठीक है, जो हमारा प्लानिटरी सिस्टम्स हैं बाहर में उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ये सब स्टडी करना। कहाँ पे रखा गया है ये, लैग्रेंज 2 पॉइंट पे। लैग्रेंज 1 पे क्या लिखा, आदित्य L1 मिशन, और लैग्रेंज 2 पॉइंट पे इसको रखा गया JWST को। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया। ऑब्जर्वेशन, एक MACS 0647 ये क्या है, जो अभी JWST ने ऑब्जर्व किया, ये गैलेक्सी क्लस्टर है। फिर SMACS है, ये भी गैलेक्सी क्लस्टर है। एक WASP 96 इसने ऑब्जर्व किया, ये एक्जो प्लानट है विथ वाटर सिग्नेचर, ठीक है, वो वहाँ पे पानी का होने का निशान प्राप्त हो रहा है। 59वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज स्पेस टूरिज्म और इसका मार्केट क्या है पोटेंशियल, भारत सरकार का क्या डायरेक्ट इनिशिएटिव इसके डायरेक्शन में, ये डिस्कस करते हैं हम अगले क्वेश्चन के अगले सीरीज़ में, मतलब अगले सेट में।